कार को ले जाते हैं। वहाँ पे एक डाला होता है, 36 बंदे थे हम उस डाले में। इतनी स्पीड से चलाते हैं कि मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बंदा गिर गया उसे उन्होंने नहीं उठाना कि अब ईरान थोड़ा ही आप चलें। फिर वो बुलंदो बाला पहाड़ी में हमने तकरीबन 14 घंटे मुसलसल पैदल सफ़र किया, 1 घंटा मोटरसाइकिल वाला निकाल के। जब ये पीक पे पहुँच जाते हैं ना, तो पाकिस्तान की तरफ से पहाड़ियाँ इस तरह है, तो ईरान की तरफ जब उतरना तो पहाड़ियाँ यूँ हैं बिल्कुल। तो वहाँ पर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गिर के, अगर पाँव फिसल जाए तो। एक डाइवो आई है रात के वक्त, उन्होंने हमें उसमें सवार किया और बहुत तशद्दुद किया हमने। बिल्कुल आपकी उम्र के नौजवान लड़के थे, जैसे वो मजाक उन्होंने समझा था, किक मारते थे। बैग हमारे छीन लिए, जो पाकिस्तानियों के बैग वो स्पेशली छीन। माको की पहाड़ियाँ या तुर्की ईरान बॉर्डर के कुर्बो जवार में जो कुर्दिस्तान है जिसे हम कहते हैं, वो देहातों के देहात जो है ना, उनका कारोबार ये है इंसानी स्मगलिंग। और जब आपने पहाड़ वो दीवार क्रॉस करनी है, जिस पहाड़ पे आप चढ़े वो तो इतना बुलंदो बाला नहीं, आगे तुर्की के पहाड़ी से बहुत ज्यादा ऊंची। फिर वहां से आपने दौड़ना है, तो वो तो ये कहते हैं कि 5 मिनट दौड़ेंगे तो आगे आपको कोई मसला नहीं। हम तो 7 घंटे दौड़े हैं, फिर भी आर्मी ने हमें राउंड अप कर लिया। बस तुर्की की आर्मी ये करती, शायद कोविड-19 की वजह से इतनी उन्होंने सख्ती की हुई है। इस्तांबुल से 10 मिनट पहले भी बंदा पकड़ा जो उसे बॉर्डर पे ही फेंक देते, ईरान के बॉर्डर पे। मैंने 7 मरतबा वो बॉर्डर क्रॉस किया, 5 मरतबा ये माको की तरफ से, 2 मरतबा हम दौड़ाए थे, वापस मार नहीं थी बड़ी, 3 मरतबा पकड़ा उन्होंने। और फिर वो जो तशद्दुद करते हैं ना, मतलब कपड़े बंदी के सारे उतरवा देते हैं, अंडरवियर सिर्फ रह जाता है। बर्फबारी वहाँ पे हो रही है, बर्फ पे सजदा करवाना, फिर डंडे मारने, किक्स मारनी। मेरे 3 दोस्त वहाँ पे शहीद हुए इसी तरह। मतलब एक 17 साल का गुजरांवाले का लड़का था, उसका ब्लड सारा जम गया था। 2-2, 3-3 दिन पहाड़ों में रहना खाने पीने के बगैर, तो ऐसा ही होता है। और एक ये गुजरात के साथ गांव था लंगा खोजा, वहाँ का एक लड़का था, 5 बहनों का वो अकेला भाई था। फौजियों ने उन्हें चाकू मारे थे हाथों पे। उसने कहा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया। एक उसने पिक्चर दी, ये मेरी मामा को दे देना, और उसकी डेथ हो गई। फिर जब इधर से हम मतलब बीमार हो गए, बहुत मार वगैरह पड़ी, चला नहीं था जाता। और ये इतने ज़ालिम है ईरानी एजेंट, हम उन्हें दिखा रहे कि हमारे पाँव स्वेलिंग की वजह से हाथ काम नहीं कर रहे, बुखार हो गया वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे नहीं तुम बहाने करते हो, ये हमें मार के तुर्की की तरफ भेजते हैं। वो आर्मी तुर्की की मार के हमें वापस भेजती है मुख्तलिफ रास्तों में। एक मतलब हम 32 घंटे हम चले हैं, वान शहर है ना इसका तुर्की का, उसके पास हम पहुंच गए तो हमें आर्मी ने पकड़ लिया। उन्होंने हमें बहुत मारा। मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी पे, इससे पहले जब मैं बताता था कि पाकिस्तानी तो वो थोड़ा हम पे आता औलाद रखते, लेकिन उसने हमें बहुत ज्यादा मारा, और मारा ही सिर्फ हमें उसने। और एक यहाँ पे और मामला कि जब वो आपको वापस फेंकते तो वहाँ पे आप अगवा हो जाते हो। और वहाँ देहातों के देहात जो है ना, ये नौजवान लड़के, उनका काम ही है कि इनको अगवा करना, जो ये डंकी लगा के जाते हैं। अगवा कर इस तरह के भी मिल जाते हैं सम टाइम कि वो आपको स्त्रियों से जलाते हैं, डंडों से मारते हैं, और उसकी मूवीज 20वें एविडेंस आपको मिल जाएंगे। वो उनके बुरासा को भेज के हैवी अमाउंट लेते हैं। अनकरा जो इनका दारुल खिलाफा है तुर्की का, उससे पहले 6 चेक पोस्ट इनकी हैं। और ये भी दिल दहलाने वाली बात है, वहाँ पे वो एम्बुलेंस में 60 बंदे सवार उन्होंने किए। 60 आप भेड़ बकरियां भी नहीं एम्बुलेंस में सवार कर सकते। सवार करके वो जा रहे थे, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि इसमें, उन्होंने रोका, एम्बुलेंस नहीं रुकी, उन्होंने फायर किया, उसके टायर ब्लास्ट हुए, उसमें बंदे शहीद भी हुए, फ्रैक्चर भी हुए, जख्मी भी हुए, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वो जख्मियों को बॉर्डर पे फेंका ईरान के, वहाँ पे वो अगवा हुए, और वहाँ पे फिर उन्होंने बेचारों ने तवान दिया। ये एक खुदकुशी है। माको की पहाड़ियाँ, वो कितने वहाँ पे आपको नौजवानों की लाश, पिंजर वगैरह ये सर के मिलेंगे वहाँ पे। वो पता नहीं किस किस माँ का लाल होगा जो वहाँ बेगोरो कफन पड़ा है। और दुख की बात यह है, मर तो हर बंदे ने जाना, हम कम से कम इधर मरेंगे तो कफन दफन का तो इंतजाम होगा। नाज़रीन, आज एक बड़े ही अहम इशू के साथ, एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपने डंकी का लफ्ज़ सुना होगा, जिसमें इंसानों की इल्लीगल स्मगलिंग की जाती है और बेरोज़गार नौजवानों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर इल्लीगल रास्तों से बॉर्डर्स क्रॉस करवा के दूसरे मालिक में भेजा जाता है। और ये जो सफ़र है ये इतना ख़तरनाक होता है कि इसे खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया जाता है, क्योंकि इस सफ़र पर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग लापता हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से एक शख्स, एक विक्टिम जो डंकी लगा के गए, लेकिन वो खुशकिस्मती से वापस आ गए हैं। तो आज मैं आपको ये जो सारा सफ़र है उसकी जो सारी दास्तान है वो इनसे जानेंगे। ये जो गैंग्स हैं ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, जो वहाँ पर लोगों को किस तरह मार दिया जाता है, और जो बच जाते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो मर जाते हैं उनकी लाशों के साथ क्या किया जाता है। इस सारे सफ़र में किस तरह की रुकावटें होती हैं, और जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आज बड़ी एक्सक्लूसिवली इनसे जानेंगे। तो सैयद जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि ये डंकी क्या होता है, और ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, और ये सारा मामला क्या है? बहुत शुक्रिया। डंकी तो जैसे आपने बताया कि इंसानी स्मगलिंग ही है। तो पाकिस्तान स्पेशली पंजाब के बहुत से अज़ला के लोग जो ये एजेंटी प्रॉपरली करते हैं, जिनका ये बिज़नेस है, सही है, कि वो नौजवानों को
यूरोप के मतलब सुनहरे ख्वाब दिखा करके तैयार करते हैं। सही। और फिर वो मतलब उन्हें उस डंकी के लिए जहन साजी करते हैं और फिर डंकी के लिए नौजवान तैयार हो जाते हैं। इसमें मोस्टली तो वो लड़के होते हैं जो घर बताए बगैर चले जाते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ लाहौर से डाइवो का सफ़र करें, चूँकि अगर ट्रेन का करेंगे तो रास्ते में आर्मी की चेक पोस्ट हैं, वो वहाँ से बच्चे वापस भेज दिए जाते हैं। सही है। तो डाइवो पे चूँकि कुछ रास्ते में पूछते नहीं हैं, तो जब आप कोयटा पहुँच जाते हैं तो फिर आपको आपका एजेंट फ़ोन करता है कि आपका बलोची जो एजेंट है ना वो आपसे रब्ता करना चाह रहा है, अपना नंबर दें। ठीक है। या आप खुद इस नंबर पे उससे रब्ता कर लें। सही है। जब आप वहाँ पे अड्डे पे रब्ता करेंगे उससे एजेंट से, तो वो आपको बताएगा किसी रिक्शे वाले से मेरी बात करवाएं और एक मुकाम जो उनका मतलब चुनीदा है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आप चाहें ना कि मैं वापस आ जाऊँ तो वहाँ से भी आप वापस नहीं आ सकते। बाकी ममालिक तो और बात है, ये इतना बड़ा ये माफिया। मतलब पाकिस्तान में भी आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते आप वापस। ठीक ठीक। कुछ लिए दिए बगैर। अच्छा। वहाँ पे वो आपसे 10,000 रुपये 8-7,000 रुपये इस तरह उनकी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। वो आपने उसको देने हैं और फिर कुछ मतलब वहाँ से उन्होंने आपको एक उनका स्पेशल अड्डा जो पंजगूर की तरफ जाता है, मतलब ये गाड़ियाँ। सही। ये अड्डा ही बड़ा मतलब ना खौफनाक सा है, उजड़ा हुआ। वहाँ पे वो गाड़ियों वाले इनके साथ मिले होते हैं, शायद वो इनके ही बंदे होते हैं या शायद ट्रांसपोर्ट बनाई इसलिए है पंजगूर की कि वहाँ पे इंसानी स्मगलिंग होती है। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने आपको छुपा के एक साइड पे बिठा दें। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे आपको दर्जनों पाकिस्तानी पंजाबी स्पेशली वहाँ पे और भी मिल जाएंगे। ठीक है। जो मोस्टली तो आपके जानने वाले होंगे या आपके कुर्बो जवार के जो मतलब अजला वहाँ के होंगे। सही है। वहाँ से उन्होंने जब गाड़ी चलने का वक्त आना आपको इशारा करने जल्दी से आ जाएं, आपने गाड़ी में बैठना है और आपको वहाँ पे उन्होंने मतलब एक जगह पे नहीं बिठाना, मुख्तलिफ सीट्स पे बिठा देना। गाड़ी का सफ़र शुरू हुआ 1 घंटे के बाद एक चेक पोस्ट आर्मी की आती है। वहाँ पे एक मतलब जवान फौजी अंदर बस सरसी सी नज़र मारते हैं और गाड़ी आगे चली जाती है। अगर किसी पे शक हो तो वो वहाँ से उतार भी लेते हैं और वापस भेज देते हैं। वो सही है। पनिशमेंट भी थोड़ी देते हैं वो। मोस्टली लोग वहाँ से गुजर जाते हैं। फिर आगे एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे उन्हें पता कि यहाँ वो सख्त चेक पोस्ट है। उससे पहले एक नकाबपोश बंदा खड़ा होता है। अच्छा। तो गाड़ी वाले ने आपको उतारना, उसने कहना फ़ौरन ये मतलब रेलगाड़ी की लाइन क्रॉस करो, दूसरी साइड पे चले जाओ। अच्छा। और मज़े की बात ये है कि जब वहाँ पे जाएंगे आपको दर्जनों वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी आपको वहाँ पे मिलेंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बैठे होते, इंतज़ार कर रहे होते। जी, वो रात होने का इंतज़ार करते हैं। फिर वो चेक पोस्ट की बैक साइड पहाड़ियों से आपको गुजार के 2-3 घंटे का सफ़र करवाएंगे। पैदल? जी बिल्कुल पैदल। ठीक है। तो वो अपने वो हवेली में ले जाएंगे। वो एकड़ों के हिसाब से वो हवेली है उनकी, वहाँ पे कमरे वहाँ पे ले जाके आपको बाहर से वो लॉक कर देंगे। जैसी रात होगी तो गाड़ियाँ कारें आना शुरू हो जाएंगी। तो वो आपको कारों में सवार करेंगे और कुछ दाल बदीन की तरफ आपका सफ़र शुरू करवाएंगे। फिर ये इनका ऐसा प्रॉपर निज़ाम है कि वहाँ पे जो देहातों के देहात हैं उनका काम ही ये है इंसानी स्मगलिंग। वो आपको मुख्तलिफ़ घरों में स्टे करवाएंगे और वहाँ पे आपको खाना खिलाएंगे। जब आप खाना खाएंगे 300-500 रुपये पर हेड आपसे वसूल किया जाएगा। खाना इंतहाई गैर मियारी होता है। सही है। चूँकि सुबह के आप वहाँ पे बैठे हुए इतना सफ़र करने पर खाना तो आप खाएँगे। 100 रुपये की पानी की बोतल देते हैं वो, ये मिनरल वाटर की। फिर वहाँ से फिर वो खाना खिलाने के बाद आपको ले जाएंगे जहाँ पे लेवी की चेक पोस्ट आएगी ना, वहाँ पे वो 500 रुपया 200 रुपया 300 रुपया बस इतने ही पैसे वहाँ पे देते हैं। मैं खुद इसका मतलब विटनेस हूँ। अच्छा। वो आराम से गुजरते रोड के ऊपर से। लेकिन जहाँ पे गालिबन रेंजर्स या आर्मी के बंदे होंगे वहाँ से वो चेक पोस्ट से पहले ही पहाड़ों की तरफ अपनी कार को ले जाते हैं। वहाँ पे एक डाला होता है, जैसे ये पुलिस वालों का डाला होता है। सही है। उसमें वो बंदों को सवार करते हैं। आप अंदाज़ा करें मुसाफिरों को 36 बंदे थे हम उस डाले में। अच्छा। और वो फिर इतनी स्पीड से चलाते हैं कि वहाँ पे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बंदा गिर गया उसे उन्होंने नहीं उठाना, वो चाहे ज़ख्मी हो जाए चाहे मर जाए। उन्होंने वो चेक पोस्ट क्रॉस करवा के आगे वो ही गाड़ियाँ फिर आपका इंतज़ार कारें कर रही होंगी। ठीक। उसमें आपको लोड करके इस तरह वो आपको माशकील की तरफ उन्होंने लेके चुके जाना होता है। तो रास्ते में फिर एक जगह पे आपको रात को रोकेंगे। 1000 रुपये वो रात वहाँ पे ठहराने के लेंगे अलग से। सही है। कोई आपको बिस्तर कोई कंबल शंबल नहीं देंगे। ठीक। वहाँ पे सुबह आपको फिर मतलब पैसे देंगे तो खाना मिलेगा गैर मियारी। सही। खाने के बाद फिर वो आपको मतलब जो सड़क पे नहीं लेके जाएंगे, वो पथरीला जो रास्ता बहुत बड़े चटील मैदान है, पहाड़ छोटे छोटे, वहाँ से वो लेके जाते हैं। सही। और मज़े की बात रास्ते में हमें एक ग्रुप मिला
जहादी ग्रुप वो कह रहे हैं, उन्होंने वही मशीन गन और क्लाशनकोव्स वगैरह फिट किए, नकाबपोश थे वो, जिंदुल्ला के नाम से उनको परचम लगाया हुआ था उन्होंने। उन्होंने पूछा आप शिया हो सुन्नी हो, नमाज की कितनी रखती होती हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पूछने के बाद फिर उनके 1,000 रुपया पर पर्सन हमें दो। अच्छा। हमारे मोबाइल चेक किए, जो टच मोबाइल थे उनमें कोड लगा के वो चेक करते शायद कि एजेंसी का बंदे हम ना हो। तो फिर मैंने पूछा ये 1,000 रुपया आप किस बात के ले रहे हैं? वो कह रहे हम आपकी हिफाजत करने के ताकि आपको रास्ते में कोई लूट ना ले, कोई हमारे एरिया में आपको मारेगा नहीं, इसलिए आपसे 1,000 रुपया ले। और 7 घंटे डाले ने फिर वो सफ़र किया और हमें माशकिल के करीब कहीं गाँव में जाके ठहरा दिया। वहाँ पे कोई वॉशरूम, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। आपने 1 दिन रहना या 4 दिन रहना, आपने पानी के बगैर ही गुजारा करना। अगर पीने के लिए पानी लेंगे तो 100 रुपये की बोतल और थोड़े से चावल, जो हमारे इधर पंजाब में खाना खाने के बाद हम होटल वाले से कहते हैं ना कि थोड़ी गरीबी दे देना, इतने से जो देते हैं ना, इतने से चावल होते हैं। फिर रात को मतलब 2 दिन हमें वहाँ पे उन्होंने रखा है और 1,000 रुपया उन्होंने फिर लिया। फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो माशकिल की तरफ सफ़र शुरू करवाते हैं। सही है। सुबह जब सूरज इधर से तुलू हो चुका था और अभी वहाँ पे चांद गरूब नहीं था, दोनों हमने इकट्ठे वहाँ पे देखे हैं। अच्छा जी, वो बड़ा दिलकश मंजर था। वहाँ पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे तकरीबन कोई 200-300 हम पाकिस्तानी और अफ़गानी वहाँ पे थे। अच्छा। यानी कि 100 पाकिस्तानी होगा और 200 अफ़गानी, लगभग इतने ही होंगे। सही है। जैसे तकरीबन जोहर के बाद का टाइम हुआ तो उन्होंने हमसे 1100 रुपये लिए वहाँ। अच्छा। एक वहाँ पे उन्होंने खैमा लगाया हुआ था, बिस्किट पानी वगैरह वहाँ पे मतलब कीमतन मिल जाता था। फिर वहाँ से उन्होंने हमें पहाड़ियाँ क्रॉस करवाना शुरू की। ठीक है। अब वहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अजीब व गरीब है। वो पत्थर मारते, डंडे मारते कि जल्दी दौड़ो। वो मतलब पाकिस्तानी लेवी है और रेंजर्स वगैरह FC है, वो दौड़ाते हैं बंदे को। मतलब बंदा एक पहाड़ दौड़ लेगा, कितना चल सकता है। सही है। अब आगे जो दोनों पहाड़ों के दरमियान में रास्ता होता है ना, वहाँ पे वो 10, 12, 15 बंदे मोटरसाइकिलों पे आ जाएंगे उन्हीं के। वो कह रहे 1,000 रुपया दो, हम आपको मोटरसाइकिल पे ईरान छोड़ देते हैं। ये उनकी प्लानिंग होती, पहले वो डंडे मारने वाली और पत्थर वगैरह मारने वाली, ताकि बंदे थक जाएं। फिर वहाँ पे मौत चूँकि नज़र आ रही होती, 1,000 रुपये हमने दिए। उसने 1 घंटा हमें मोटरसाइकिल पर सफ़र करवाया वो पहाड़ों में। बड़े एक्सपर्ट्स हैं। फिर रास्ते में उन्होंने होटल बनाए, छोटे छोटे कैंप लगा के, खैमे वगैरह। वहाँ पे 100 रुपये के मतलब वो दाल वगैरह की प्लेट और 50 रुपये की रोटी देते हैं। सही है। वो खाने के बाद फिर उन्होंने कहा जी अब ईरान थोड़ा ही आप चलें। फिर वो बुलंदो बाला पहाड़ियाँ, हमने तकरीबन 14 घंटे मुसलसल पैदल सफ़र किया। वो 1 घंटा मोटरसाइकिल वाला निकाल के, तो इतनी देर में आगे जब ये पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो पाकिस्तान की तरफ से पहाड़ियाँ समझे इस तरह है, तो ईरान की तरफ जब उतरना तो पहाड़ियाँ यूँ हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गिर के अगर पाँव फिसल जाए तो। सफ़र चूँकि ये रात को ही करवाते हैं। तो जब हम वहाँ पे उतरे हैं तो आगे एक बंदा डंडा लेके खड़ा हुआ था, ईरानी जो बलोच था। ये पाकिस्तानी बलोच था, अब ईरानी बलोच हैं। इनकी रिश्तेदारियाँ भी आपस में हैं। उन्होंने वहाँ से हमें ऐसे किया कि दौड़ाया और आगे मोटरसाइकिल वाले आ गए, उनका टैक्सी टैक्सी टैक्सी। अच्छा। तो चूँकि उसने हमें मारा था डंडे के साथ और गालियाँ भी दी, सो हमने कहा नहीं, एहतजाजन हमने नहीं बैठना। वो 500 रुपये पाकिस्तानी मांग रहे थे और पानी की बोतल भी 100 रुपये की वो दे रहे थे। सही है। खैर वहाँ से हम मतलब गए आगे, फिर एक डाला आ गया और डाले पे हम मतलब उन्होंने इसी तरह हमने सवार किया। ये जो पाकिस्तान के बलोच हैं, ये डाले पे जब लोड करते हैं तो टांगे बाहर की तरफ मतलब करवा देते हैं। अच्छा। वो टांगे भी अंदर ही करवाते हैं। अच्छा। वो उन्होंने हमें वहाँ से सफ़र करवाया आधा घंटा। वो बॉर्डर के करीब, तो लाइटें बंद करके, इतने एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत स्पीड के साथ उन्होंने डाला ड्राइव किया और हम एक गाँव में ले गए। वहाँ पर हम गए तो 3 कमरे थे, उसे वो ख्वाबगा कहते हैं, हम सेफ कहते हैं, उनकी अपनी टर्म है ये। सही है। एजेंट्स की। तो वहाँ पे हम ठिठरते रात, सर्दी, वो जो बाकी रात थी हमने गुजारी। सुबह वहाँ से उसने एक दुकान बनाई हुई थी, उसका शटर बाहर था लेकिन छोटा सा उसने खाना अंदर की तरफ रखा हुआ था। सही है। वहाँ पे अफ़गानी भी बहुत ज़्यादा थे, हम भी थे। वहाँ से हमने नाश्ता वाश्ता यही किया कि बिस्किट ले लिया, जूस वगैरह पी लिया। फिर एक डाला आया, उसमें उसने हमें सवार किया और हमारे ऊपर तरपाल डाल दी। तो फिर वो डाले ने सफ़र किया। चूँकि तरपाल ऊपर थी, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ सफ़र करवाया। वहाँ पे एक गांव में मिले गए, ईरान के गांव में। वहाँ पे एक खैमा लगा हुआ था घर के अंदर। वहाँ पे उन्होंने हमें खाना खिलाया। ये पहला खाना जो हमें फ्री मिला था। 1 रोटी और साथ दही। 2 बंदों के लिए 1 रोटी और दही। खैर रोटी काफ़ी बड़ी थी वो। ठीक है। वहाँ उन्होंने हमें रात रखा। सुबह फिर कारें वहाँ पर आ गई हैं। कार के अंदर
4 बंदे वो डिग्गी में यूं बिठाते जैसे हम सजदा करते हैं नमाज में, इस तरह 3 बंदे सजदे में डिग्गी में और एक आगे लिटा देते हैं वो। और 10 बंदे आगे वो बिठाते हैं, ड्राइवर की बैक साइड पे वो बैग फेंक लेते हैं और मतलब पाँव के बल बिठा देते हैं 8 बंदों को और 2 फ्रंट सीट पे। इस तरह उन्हें 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करवाना है। और जब उसने ब्रेक लगानी है तो आगे गाड़ी बिल्कुल डिग्गी खुली, दरवाजे खुले, स्टार्ट गाड़ी, आपने दौड़ के फिर उसमें बैठना। ठीक है। इस तरह फिर वो दिन रात सफ़र करवा के जब हम पहुँचे बम चौकी है, वहाँ पे पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो बम चौकी रोड से नहीं, हमें ले गए 7 पहाड़ों से, वो डाले से डाला आ गया वो, जिधर चेक पोस्ट होती है वो पहाड़ों की तरफ से ले जाते हैं या फिर पैदल सफ़र करवाते हैं। जब करमान शहर हम पहुँचे हैं तो उससे पहले उन्होंने हमें पहाड़ों में रखा। हम 11 बजे दिन को वहाँ तकरीबन ईरान के 11 बजे पहुँच गए थे। ठीक हो गया। जब रात हुई है तो वहाँ पे 200-250 बंदा, हम मतलब 250 के करीब बंदे हम वहाँ पे थे, जिसमें 50 पाकिस्तानी थे और 200 के करीब अफ़गानी थे। एक डाइवो आई है रात के वक्त, उन्होंने हमें उसमें सवार किया और बहुत तशद्दुद किया हमें ना। अच्छा। वो बिल्कुल आपकी उम्र के नौजवान लड़के थे, वो जैसे वो मजाक उन्होंने समझा था, किक मारते थे। बैग हमारे छीन लिए, जो पाकिस्तानियों के बैग वो स्पेशली छीनते। अच्छा। पैसे छीन लेते हैं। सही है। तो वहाँ पे फिर पुलिस ने पता नहीं क्यों उन्हें शक गुजरा, उन्होंने राउंड अप कर लिया, लेकिन उसने मतलब वहाँ से गाड़ी भगा दी। थोड़ा आगे जब पहाड़ आए तो उसने हमें फ़ारसी में कहा कि फ़ारसी में ये कहा कि पंजाबी तीर अंदाज़, पाकिस्तानी तीर अंदाज़। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो हम दौड़ के इधर पहाड़ों की तरफ। सही है। बाकी उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। अब क्या बना उसका मुझे नहीं पता। 1-2 दोस्तों से रहा फ़ोन पे, वो पाकिस्तान पहुँच गए थे। आगे फिर उन्होंने हमें 2 दिन पहाड़ों में रखा और खाने को वो कुछ नहीं देते, मतलब अगर दें भी तो खाली रोटी एक दे देते हैं। अच्छा। पानी की बोतल आपको कीमत नहीं लेनी पड़ती है। ठीक हो गया। फिर इस तरह वो हमें दिन रात सफ़र करवा के हमें तेहरान ले गए। तेहरान में फिर वो कपड़े चेंज करवाते हैं, शलवार कमीज़ की जगह पैंट शर्ट वगैरह आप पहने। अच्छा। अब वहाँ पे जो आपका एजेंट है ना, ईरानी एजेंट, उसका बंदा आ जाएगा, वो आपको गाड़ी में इसी तरह ही सवार करेगा कि 3-4 बंदे डिग्गी में और 8-10 बंदे मतलब गाड़ी में, और फिर वो तुर्की बॉर्डर की तरफ सफ़र शुरू करवा देते हैं। सही है। आप अंदाज़ा करें कि हमें रात 9 बजे वहाँ से, ईरान के 9 बजे उसने हमें रात वहाँ से लिया और सुबह हम फजर के वक्त तकरीबन वहाँ पे पहुँचे माको। वहाँ पे फिर वो आपको खाना देंगे, बिरयानी वगैरह, और साथ आपकी वीडियो बना के आपके पूरा साग को सेंड करेंगे कि बंदा बहुत खुश है और ये खाना खुना से मिल रहा है। हाँ जी। उसके बाद वो जो माको हिल्स हैं, माको की पहाड़ियाँ, या तुर्की ईरान बॉर्डर के कुर्बो जवार में जो कुर्दिस्तान है जिसे हम कहते हैं। अच्छा। वो देहातों के देहात जो है ना, उनका कारोबार ये है इंसानी स्मगलिंग। ठीक हो गया। उन्होंने अपने मतलब बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, वहाँ पे कमरे बनाए हुए हैं जो जिसे कहते हैं ख्वाबगाह। वहाँ पे आप जाएंगे तो सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से एक एक कमरे में बंदे हैं। अच्छा। और ये फिर देहातों वालों को बांट के ये बंदे देते हैं एजेंट्स, ताकि उनका भी ज़रिया आमदन चलता रहे। हाँ जी। वो खाना वगैरह देते हैं 3 टाइम, उबला हुआ आलू 7 रोटी, या उबला हुआ अंडा 7 रोटी, या नमकीन सवैयाँ 7 रोटी। ठीक हो गया। फिर वहाँ पे जो नौजवान है ना उनके कुर्दों के, वो यूँ करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए मुख्तलिफ़ ख्वाबगाहों से बंदे इकट्ठे करते हैं और बॉर्डर पे रात को ले जाते हैं। सुबह फजर के वक्त, अभी सूरज तब जब तुलू नहीं होता, तो वहाँ से वो फिर इंतहाई करीब बॉर्डर के ले जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे तुर्की ने कंक्रीट की दीवार तकरीबन 12 फुट उसकी हाइट है, वो की हुई है, मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से। ठीक हो गया। वो वहाँ पे खारदार तारे भी ऊपर उन्होंने 3-3 लगाई हुई हैं। अच्छा। ये जो एजेंट्स हैं ये उनको काटते हैं, खारदार तारों को काटने के बाद फिर ये कंधों पे सवार करके, एक बंदा ऊपर खड़ा रहता है, बंदों को पकड़ के यूं दूसरी तरफ फेंकेंगे। यानी कि हम जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं करते जो वो हमारे साथ करते हैं। सही है। 2-2 दिन 3-3 दिन भी आपको पहाड़ों में वो रखेंगे। सही है। बॉर्डर के हालात का जायज़ा लेते हुए। सही। उसमें आपको खाने पीने को वो कुछ नहीं देंगे। सही है। तो जब उन्होंने आपको क्रॉस करवा देनी वो दीवार, अब आप टोटली अल्लाह ताला के करम पे हैं, क्योंकि वो खुद साथ नहीं जाते। अच्छा। और जब आपने वो दीवार क्रॉस करनी है, जिस पहाड़ पे आप चढ़े वो तो समझने के बहुत इतना बुलंदो बाला नहीं, आगे तुर्की के पहाड़ से बहुत ज़्यादा ऊंचे। सही है। फिर वहाँ से आपने दौड़ना है, तो वो तो ये कहते हैं कि 5 मिनट दौड़ेंगे तो आगे आपको कोई मसला नहीं। हम तो 7 घंटे दौड़े हैं। अच्छा। फिर भी आर्मी ने हमें राउंड अप कर लिया। अच्छा। फिर वो तुर्की की आर्मी ये करती, शायद कोविड-19 की वजह से इतनी उन्होंने सख्ती की हुई है
कि वो तो अब मतलब जो इस्तांबुल से 10 मिनट पहले भी बंदा पकड़ा जो उसे बॉर्डर पे मतलब फेंक देते ईरान के बॉर्डर पे। अच्छा, और उसी दीवार से वापस? जी बिल्कुल, वो कुछ रास्ते भी उन्होंने बनाए हुए, दरवाजे वगैरह भी कहीं लगे हुए हैं, कुछ नीचे से उन्होंने मतलब वो पुल वगैरह बनाए हुए, वहाँ से वो फेंक देते हैं। सही है। इसमें मैंने 7 मरतबा वो बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा। 5 मरतबा ये माको की तरफ से। अच्छा। 2 मरतबा हम दौड़ाए थे, वापस मार नहीं थी बड़ी, 3 मरतबा पकड़ा उन्होंने। अच्छा। और फिर वो जो तशद्दुद करते हैं ना, मतलब कपड़े इंसान बंदे के सारे उतरवा देते हैं। सही है। अंडरवियर सिर्फ रह जाता है। बर्फ़बारी वहाँ पे हो रही है, बर्फ़ पे सजदा करवाना, फिर डंडे मारने, मतलब किक्स मारनी। और मेरे 3 दोस्त वहाँ पे शहीद हुए इसी तरह। मतलब एक 17 साल का गुजरांवाले का लड़का था, उसका ब्लड सारा जम गया था। 2-2 3-3 दिन पहाड़ों में रहना खाने पीने के बगैर, तो ऐसा ही होता है। सही है। और एक ये गुजरात के साथ गांव था लंगा खोजा, वहाँ का एक लड़का था, 5 बहनों का वो अकेला भाई था। अच्छा। तो वो फौजियों ने उन्होंने चाकू मारे थे यूँ हाथों पे, तो उसने मतलब यूँ हाथ किया तो उसने उसके सीने भी 2 चाकू मार दिए, क्योंकि कपड़े मैंने बताया उतरवाए होते हैं उन्होंने। सही सही। उसका ब्लड काफ़ी सारा ज़ाया हो चुका था, बाकी कुछ जम गया शायद, तो उसकी डेथ हो गई। हमने उसके मुँह में पानी भी डाला, उसके हाथ पाँव हमने मालिश भी की, लेकिन वो उसने कहा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया। एक उसने पिक्चर दी। अच्छा। ये मेरी मामा को दे देना, और उसकी डेथ हो गई। फिर हमने उसकी बॉडी उठाई, थोड़ा चले हम आगे, तो वो जो टैंकर ईरानी आ गया, उसने कहा फेंको इसकी लाश यहाँ पे। हमने कहा जी हम पाकिस्तान में कभी पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो लेके, इसलिए ये जो मजरूब हो जाते हैं और जो डेड हो जाते हैं, डेड तो वहीं फेंक देते हैं ना, वहाँ पे आपको 20 नौजवानों की ये मतलब डेड बॉडीज़ और इनका जो पिंजर वगैरह वहाँ पे मिलेगा। अच्छा। तो जो मजरूब हो जाते हैं उनको वो अपनी वो ख्वाबगाह और सेफ में नहीं लेके आते, उनके लिए लहदा उन्होंने रखा, ताकि वो जो नौजवान जो अभी फ्रेश आए हैं वो कहीं डर ना जाए। जी जी। फिर जब इधर से हम मतलब बीमार हो गए, बहुत मार वगैरह पड़ी, चला नहीं था जाता, और ये इतने ज़ालिम है ईरानी एजेंट, हम उन्हें दिखा रहे कि हमारे पाँव स्वेलिंग की वजह से हाथ काम नहीं कर रहे, बुखार हो गया वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे नहीं तुम बहाने करते हो, नो गो पाकिस्तान, नो गो पाकिस्तान, गो तुर्किया। अच्छा। बस वो यही कहते हैं, ये हमें मार के तुर्की की तरफ भेजते हैं, वो आर्मी तुर्की की मार के हमें वापस भेजती। वहाँ पे बंदे के लिए ऑप्शन कोई नहीं रहती। ठीक हो गया। और ये वापस भेजने से बेहतर ये समझते कि ये बंदा मर जाए, क्योंकि वापस अगर जाएगा तो पाकिस्तानी एजेंट पे ये केस वगैरह FIA में एप्लीकेशन देगा, शायद इसलिए करते हैं। या फिर कहानियाँ सामने आएंगी तो लोगों का वो रुझान कम हो जाएगा। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है। सही है। फिर एक मरतबा जब ये हमारी कंडीशन होगी तो हमने उसे कहा कि अपने पाकिस्तानी एजेंट से रब्ता भी नहीं ये करवाते हैं, रब्ता एक अफ़गानी के नंबर से किया कि प्लीज़ आपका हमारा $1000 डन हुआ, हमसे $1500 ले लो, ठीक है, अल्लाह के लिए हमें वापस भेज दो। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, हम तो उनके मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन जो बात आप बता रहे बिल्कुल ये उसके अगेंस्ट है। सही है। आप कह रहे हैं तेहरान से आगे कोई मसला नहीं, यहाँ पे मसले ही तेहरान से आगे सारे। तो उसने कहा हम आपको गुमराह की तरफ से आपको भेज देते हैं। और ये आप देखें गुमराह की तरफ से यूँ होता है कि जैसे ये ईरान की जो है ना चेक पोस्ट, जहाँ से ये सामान डिलीवर करते हैं ट्रक्स के ज़रिए, कंटेनर्स के ज़रिए, वहाँ पे तुर्की में, वो ईरान की चेक पोस्ट से वो चेक होके आ जाता है। तो इन्होंने हमें एक पहाड़ी क्रॉस करवाई है। सही है। और वहाँ पे इन्होंने अपने कंधों पे, एक बंदे ने हमें मतलब यूँ खड़ा किया, दूसरे ने उसको नीचे से उठाया, ट्रक के ऊपर जाके एक चाकू वो देते हैं कि ऊपर जो फ्लैक्स लगी होती है ना, सील फ्लैक्स, उसको यूँ काटना है और उसके अंदर गिर जाना है। अच्छा। तो 4 अफ़गानी थे, वो तो गिर गए। जब मेरी बारी है तो हम पहले बीमार थे, तो मैंने अफ़गानियों को कहा कि प्लीज़ मुझे पकड़ो, तो उन्हें उर्दू नहीं आती, वो फ़ारसी बोलते हैं और ईरानी भी फ़ारसी बोलते हैं। सही है। तो उसने मुझे पकड़ा, तो इतनी देर में वो ट्रक स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। वो तकरीबन 20 फुट ऊँचा मतलब वो ट्रक था। अच्छा। तो ऊपर से मैं नीचे गिरा, तो नीचे जो पाकिस्तानी मेरा दोस्त था उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। फिर उन्होंने हमें उठाया नहीं, बल्कि वहाँ पे हमें मारा कि आप ड्रामे कर, जल्दी उठो, लेकिन हमसे उठा नहीं, वो मेरे दोस्त से उठा नहीं था जा रहा। फिर मुझे वो कह रहा कि इसे छोड़ दो और आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा ब्रदर है, मैं नहीं छोड़ सकता। फिर मैं वहाँ से उसे उठा के पहाड़ी क्रॉस करवाई, आगे उसने फ़ोन किया, गाड़ी आ गई, हमें मतलब ले गए। इस तरह उसने हमें 7 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करवाया। सही है। और मुख्तलिफ रास्तों में। सही है। एक मरतबा हम तकरीबन 32 घंटे हम चले हैं, जो वान शहर है ना इसका तुर्की का, उसके पास हम पहुंच गए तो हमें आर्मी ने पकड़ लिया। हम 8 बंदे थे, जिसमें एक औरत थी अफ़गानी और 7 हम, एक बंगाली था, 2 हम पंजाबी थे, बाकी अफ़गानी मर्द थे। उन्होंने हमें बहुत मारा। मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी पे, इससे पहले जब मैं बताता था कि पाकिस्तानी, तो वो थोड़ा हम पे आता औलाद रखते, लेकिन उसने हमें बहुत ज़्यादा मारा, और मारा ही सिर्फ हमें उसने। वो 32 घंटे का बनता टोटल टर्नओवर जो हम बर्फ़ में रहे।
और 32 घंटे में मतलब मेरे हाथ और पाँव अभी भी मुझसे चला नहीं जाता। ये देखें, मतलब मैं सुन नहीं है मेरे हाथ ना, कुछ चीज़ पकड़ता हूँ तो मुझसे गिर जाती, मुझे पता नहीं। पाँव का भी ये मतलब सिचुएशन है। सही है। तो एजेंट से कहा था, वो कह रहा तुम्हें मार दूंगा लेकिन तुर्की भेजना, वापस नहीं भेजना। अच्छा। और एक यहाँ पे और मामला कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, आप दूर चले जाते हो, तो एजेंट को पता होता है कि आप चले गए हो। सही है। वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो आपको वापस फेंकते हैं तो वहाँ पे आप अगवा हो जाते हो। अच्छा। और वहाँ देहात जो है ना, ये नौजवान लड़के, उनका काम ही है कि इनको अगवा करना, जो ये डंकी लगा के जाते हैं। ठीक हो गया। वो हमें ले गया अपनी सेफ में और उसने फिर कहा कि मेरे साथ कोई चालाकी नहीं करनी। जिन्होंने आपको अगवा किया उसने कहा चालाकी नहीं करनी, अपने एजेंट का नंबर नहीं देना, चूँकि उनके आपस में फिर रिलेशन निकल आते हैं। मुझे अपना पाकिस्तानी फैमिली का घर का नंबर देना। अच्छा। मैंने फिर अपने भांजे का नंबर दिया, इधर लाहौर में होते हैं। ठीक है। लेकिन वो हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि उसने हम पे तरस भी खाया, हमें खाना भी दिया, मेडिसिन ला के दी, चाय वगैरह, कंबल दिया, हीटर लगा के दिया। उसने $1000 हमसे लिया 2 बंदों का। अच्छा। और ये देखें पैसे कैसे इनको पहुँचते हैं कि पाकिस्तानी उनके साथ मिले हुए हैं। उसने एक पाकिस्तानी से मेरी बात करवाई, तो मैं जब बात कर रहा था उसने कहा पंजाबी से गल करो मेरे नाल। फिर मैंने पंजाबी में बात की। उसने कहा जी आप $1000 ₹1.159.50 का डॉलर है और तकरीबन 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मैं लूँगा जो मैंने इनको तुमन में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है। वो हमने उसे पैसे मतलब दिए, आधे पौने घंटे में मेरे भांजे ने मतलब पैसे दे दिए। ठीक है। उसने मैंने फिर उससे ये रिक्वेस्ट की कि ये हमारी हालत देख लें, हमें एजेंट के हवाले अब ना करना, हमें तेहरान वापस भेज दो। फिर उसने हमें वहाँ से तेहरान वापस भेजा, अगवाकार ने। ठीक है। और अगवाकार इस तरह के भी मिल जाते हैं सम टाइम कि वो आपको स्त्रियों से जलाते हैं, डंडों से मारते हैं, और उसकी मूवीज़ 20 एविडेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जो मतलब वो उनके बुरासा को भेज के हैवी अमाउंट लेते हैं हम पे। तो वो तरस खा गया ना कि उसने 1.5 लाख में, हाँ जी, 1.5-2 लाख रुपये तकरीबन, अब चूँकि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा उसने लिया था। वरना वो बहुत मारते हैं। और फिर सम टाइम यूँ करते कि मारने के बाद पैसे लेके आपको फिर आगे टैक्सी वाले को दे दो, उसे बता देते हैं कि ये इस तरह मामला। वो टैक्सी वाला फिर अगली सेफ में आपको ख्वाबगाह में मतलब अगवा कर लेता है। 6-6 लाख रुपया लोग बच्चे वहाँ पे दे के तो जलील हो रहे हैं। वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और तेहरान पहुँचने के बाद भी आपके अगवा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ पे अगवा हो चला था। और दुख की बात यह कि पाकिस्तानी जो आपको डील करते हैं, स्पेशली पंजाबी, आ जाएंगे मैं आपको भेज देता हूँ इस तरह उस तरह। तो लेकिन वहाँ पे फिर आपको एजेंट वो भी मिल जाएंगे जो वापसी की गेम करवाते हैं। ये अपनी उसमें टर्म में से गेम कहते हैं। उसने हमसे 1.25 लाख रुपया लिया। वो फिर हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र, इधर पाकिस्तान का बंदा था उसके अकाउंट में किया। उसने फिर हमें वहाँ से मतलब कहा था 1 कदम भी आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और वाकई नहीं पैदल चलना पड़ा। कुछ डाइवोज में हमें सफ़र कराया 12 घंटे, फिर 24 घंटे अगली डाइवो में, फिर 2 घंटे कार में, फिर खाना कर, फिर कपड़े दिए उन्होंने वो बलोचों वाले हमें, वो पहने, फिर पहाड़ों में लेके वहाँ पे डाले पे हमें बिठाया। कुछ ये डीजल पेट्रोल की कैन वगैरह थी साथ। वो 12 घंटे डाला चला और पंजगूर हमें लेके उसने उतार दिया। पंजगूर में रात 12 बजे हम आ गए थे। सुबह 8 बजे की गाड़ी पे उन्होंने हमें बिठाया और हमें कोयटा की तरफ रवाना कर दिया। तकरीबन 4 बजे हम कोयटा पहुंच गए। वहाँ से उसने हमें बिज़नेस क्लास की टिकट्स लेके दी लाहौर की। तो हम लाहौर पहुंच गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम तो सही सलामत जी वापस आ गए। वहाँ पे वापस आने के चांसेस अदरवाइज नहीं है। मेरे तो ये सारी कहानी सुन के अभी तो मुकम्मल नहीं हुई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, दिल दहल गया है कि माओ और बहनों के प्यारों के साथ क्या किया जाता है और वो किस तरह दिन रात मौत की कशमकश में जीते हैं। कि यहाँ से तो वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, सुनहरी ख्वाब लेकर जाते हैं, लेकिन किस तरह वो एक एक सेकंड मरते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें और ये जो सारी कहानी आप इसको सुने, ताकि आपके करीब में अगर कोई आपके अहबाब अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो आप उनको भी समझाएं और ये सफ़र कितना ख़तरनाक है ये आप इसको अच्छे तरीके से जानें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ से जब आप जाते हैं जी। तो ये जो आपने सफ़र तय किया वो कितने दिनों का वो सफ़र होता है, और अगर किसी के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर उसका क्या होता है? और वो जो सारा आपने एरिया बताया कि जिधर अगवाकार भी हैं, इंसानी स्मगलिंग करने वाले देहात भी हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान की ईरानी कोई मिलिट्री वहाँ पे ऑपरेट नहीं करती? जो ईरानी पुलिस है ना जी, वो भी रिश्वत लेती है। सही है, ठीक है। हमें उन्होंने करमान में जब मुझे यूँ पकड़ा था तो मुझे तो खैर उन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ा। सही है। शायद वो ज़्यादा बंदों को पकड़ने की वजह से छोड़ दिया होगा। सही है। बहर के वो पैसे लेते। ईरान के पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे तो हमें कोई आर्मी पुलिस कोई चीज़ लेवी वगैरह नज़र नहीं आई। ठीक है। ना हमें किसी ने रोका।
पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे हमें किसी ने रोका ना, हमें कोई चीज़ नज़र आई। हालांकि 14 घंटे हमने वहाँ पे सफ़र किया। आगे ईरान के अंदर जो पुलिस है ना वो हमें बहुत कम नज़र आई है, बल्कि वापसी पे मज़े की बात, जब मैं तेहरान वापसी के लिए आया ना तो पैदल चल चल के थक चुके थे। और आपने जो सवाल किया पैसे अगर ख़त्म हो जाए तो ये एजेंट बताते हैं कि आपने 2 पैंट शर्ट्स लेनी है और कुछ मेडिसिन लेनी है, ठीक है, और 20-22 हज़ार रुपया लेना है, ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लेके जाने। हमें उन्होंने रास्ते में, ये जो ईरानी लड़के थे ना, बिल्कुल नौजवान लड़के आपकी उम्र के, ये काम करते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत मारा भी और हमसे पैसे भी छीन लिए। जो अच्छी जैकेट होते हैं वो उतरवा लेते हैं, चादर ले लेते हैं, बैग छीन लेते हैं वगैरह वगैरह। वो सब कुछ हमारा छीन गया था कुरमान से आगे, तेहरान से पहले। और एजेंट ये पहले यकीन दहानी कराते कि आपको अगर किसी किस्म की कोई मसला हुआ तो हम आपको वहाँ पे देंगे चीज़, लेकिन वल्लाह बिल्लाह कि हमने से कहा कि आप हमें यहाँ से पैसे दिलवा दो, हम पैसों के बगैर कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, ठीक है, तो हम आपको फ़ौरन पहले पाकिस्तान पैसे दिलवा देते, बाद में दिलवा दो। लेकिन वो ये ज़रूर कहता था मिलेंगे, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं देता, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे बंदे मर जाते हैं ना, तो अगर मैं और मेरा भाई साथ होता, अगर एक डेड हो जाता तो वो मैं भाई की भी हेल्प वहाँ पे नहीं था कर सकता। अगर कोई बंदा मतलब नीम मरग की हालत में तो वो खुद मार देते हैं ईरानी एजेंट। ये मामला, और पैसे के बगैर तो बंदा जलील हो जाता है ना, बिल्कुल। और हम जलील हुए हैं, करमान से लेके वापसी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं था। तो वो तो फिर हम पैसे जब तेहरान पहुँचे, वो वापसी वाले एजेंट ने पैसे हमें दिए, वो फिर हमने उसे मतलब बैंक के थ्रू दे दिए पैसे। ये मामला होता है। नाजरीन, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि आज के दौर में भी ये इंसानी जानों का मकरूर धंधा किस तरह किया जा रहा है, और ये किस तरह लोग ऑपरेट कर रहे हैं खुलेआम, कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी सारी बातें ज़ाहिद साहब आपसे जानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, जी जी, कि आप चले गए हैं तो फिर वापसी नहीं है, या मर जाएंगे या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर वहाँ पे पहुँच गया है तो कोई ऐसे चांसेस भी हैं कि वो हकीकत में वहाँ पे सेटल हो जाए, उसके क्या चांसेस होते हैं? एक्चुअली मैं भी जब जाने से पहले ना, मैंने यूट्यूब चैनल्स पे जो कामयाब लोग उनके इंटरव्यूज़ देखे, जो मेरे दोस्त वहाँ पे इटली पहुँचे उनसे पूछा। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि जो बंदे पहुँचे हैं वो कितने % हैं। ठीक हो गया। 1000 में से अगर 5 बंदे 10 बंदे गए हैं, वो 8 तो अफगानी होंगे ना। अफगानी तो अपनी घर बार बेच के तो फैमिली समेत डंकी लगाते हैं। ठीक हो गया। छोटे छोटे बच्चों, 4-4 माह के बच्चों समेत डंकी लगाते हैं। ठीक हो गया। अगर बिलफर्ज 1000 पाकिस्तानी में से 10 पहुंच गए हैं तो हम अपने उन 10 को अपना मॉडल बनाएंगे? ये तो गैर माकूल बात है। जो 990 जलील हो गए हैं, जिनमें से कुछ बेचारे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, ठीक है, हम उनको देखेंगे या वो 10 बंदों को देखेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। जो मतलब बंदे आगे गए भी हैं, अनकरा जो इनका दारुल खिलाफा है तुर्की का, उससे पहले 6 चेक पोस्ट इनकी हैं। और ये भी दिल दहलाने वाली बात है कि अगर आप जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तुर्की का, तो वो बॉर्डर क्रॉस करवाने से पहले वो आपको एक पासवर्ड देंगे। अच्छा, अहमद ग्रुप या कोई इस तरह, कोई भी नाम, जी, वो इस तरह देंगे। जब आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, आर्मी से बच भी गए, बॉर्डर इस तरह होता है ना कि आप 50 बंदों ने बॉर्डर क्रॉस किया, आर्मी ने आपको राउंड अप कर लिया, अगली तरफ से उन्होंने और 50 भेज दिए, वहाँ पे आर्मी आपकी तरफ दौड़ी, तो खुद 5-4 बंदे आगे चले ही गए। अच्छा, चले गए आगे, फिर वहाँ पे अगवा कार भी होते हैं और आपके ओरिजिनल बंदे भी होते हैं। वो फिर आपको आवाज़ देंगे, गाड़ी वाला आके आवाज़ देगा, अहमद ग्रुप। अब जब आवाज़ दी तो आपको मैच कर गया आपका, आपने फ़ौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाना। अब वो आपको अपनी ख्वाबगाह में ले जाएंगे। वहाँ पे जाके वो आपका जो तय किया हुआ $1000 है ना, पाकिस्तानी एजेंट के साथ बात करवाएंगे। आप खुश होंगे कि हम पहुँच गए तुर्की। अच्छा। इतनी स्ट्रगल के बाद आपके घर वालों से बात करवाएंगे, घर वाले भी यहाँ पे देगे पकाएंगे, क्या कुछ करेंगे। आपने $1000 दे के आप बंदे समझे हम महफूज हैं, वो महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज हो गए अब ज़्यादा। रिसेंटली शायद आपको पता हो कि वहाँ पे वो एम्बुलेंस में 60 बंदे सवार उन्होंने किए थे। अच्छा। अब 60, आप भेड़ बकरियाँ भी नहीं एम्बुलेंस में सवार कर सकते। सही है। सवार करके वो जा रहे तो उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि इसमें स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने रोका, एम्बुलेंस नहीं रुकी, उन्होंने फायर किया, उसके टायर ब्लास्ट हुए, उसमें बंदे शहीद भी हुए। अच्छा। फ्रैक्चर भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वो ज़ख्मियों को बॉर्डर पे फेंका, इधर ईरान के। अच्छा। वहाँ पे वो अगवा हुए और वहाँ पे फिर उन्होंने बेचारों ने तवान दिया। जब पैसे वहाँ पे ले लेते हैं ना ये अपनी ख्वाबगाह में तुर्की की, फिर इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना कि हमने तो अपने पैसे ले लिए, अब ये जाने इनका काम जाने। अब वहाँ से अगर आप अंकरा तक
पैसे देने के बाद अनकरा तक आपके पकड़े जाने के 90% चांसेस हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप वहाँ पे कुछ 10 दिन स्टे करें और उन्हें अच्छी ऑफ़र उसी एजेंट को करवाएं जिसकी आपके साथ अनकरा तक डील है कि जनाब हम 60-70 हज़ार रुपया मजीद देंगे, हमें अच्छी गेम करवा दो। फिर वो टैक्सी के ज़रिए से आपको कोई ख़ास रास्तों में से, आप अकेले को नहीं, इस तरह के वो टैक्सी में 8-10 बंदे सवार करेंगे, फिर वो लेके जाएंगे। अगर आप वहाँ पे इस्तांबुल पहुँच जाते हैं, इस्तांबुल पहुँचने के बाद फिर आपसे 1800 से 2500 डॉलर हमसे उन्होंने डिमांड किया था। अच्छा। अगर आप 1800 डॉलर देंगे वो शिप के ज़रिए आपको इटली लेके जाएंगे, जिसमें मरने के बहुत ज़्यादा चांस, बचने के चांसेस ही नहीं है। और बाज़ औक़ात वो कश्तियाँ डूब भी जाती हैं। जी, अक्सर औकात डूब जाती है। उसकी रीज़न भी है ना कि 10 बंदों की गुंजाइश है तो 25 बिठाए होते हैं उन्होंने। सही है। तो मरने तो वो हमारे मतलब माओ के बेटे हैं, उन्हें उनका क्या जाता है, वो तो टेलीफोन पे बिज़नेस करते हैं। और अगर आप 2500 डॉलर देंगे तो वो नहर क्रॉस करवा के आगे, मतलब नेटवर्क ये पूरे यूरोप में इनका बड़ा मतलब वसी नेटवर्क है, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और ये करोड़ों अरबों रुपए का डेली बिजनेस होता है, डेली। सही है। और इसमें मैंने जैसे बताया कि लेवी साथ मुलव्वस है। अब जब वापस आए हैं तो कसम ले लें, किसी ने हमसे पूछा भी होगा आप कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, किसी ने हमसे पूछा भी नहीं। वो ईरान की आर्मी ने पूछा, पाकिस्तानी जो बॉर्डर पे होते हैं जी पाकिस्तान का बुरो बुरो, ये जाओ जाओ, आगे आए हैं। तो हमारी वो एक मतलब फौजी जवान खड़ा था, उसने एक साथ और था बलूची, उसने कहा पाकिस्तानी हो सारे, हमने कहा जी पाकिस्तान आईडी कार्ड है, मैंने कहा नहीं जी वो वहाँ पे घूम गए। अच्छा। उसने कहा चलो जाओ जाओ, ये नहीं हमें लग रहा पाकिस्तानी, नहीं मैं सियालकोट था, चलो जाओ फिर। अच्छा। तो उसके बाद हमें कोयटा था, किसी ने नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कोई किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह जाने में कोई कामयाबी नहीं है, कोई बंदा वहाँ पे सेटल नहीं हो सकता इस तरह जाके, ये एक खुदकुशी है। ठीक है। और ये सिर्फ ना मेरा उन नौजवानों के लिए स्पेशली पैगाम है कि जो अपने घर के बाहर मतलब चश्मो चिराग हैं, ठीक है, वो यूरोप जन्नत जैसा वतन छोड़ के जी 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 पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं जी है। ईरान में आप चले जाएं, आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में आपके पास वीज़ा पासपोर्ट नहीं है तो आप मर जाएं, आपकी नब्ज़ नहीं वो चेक करेंगे। अच्छा। ये हमारा मुल्क ही है जहाँ पे हर गली में डॉक्टर आपको मिल जाएगा, हॉस्पिटल में। पाकिस्तान जैसा मैंने ना तुर्की को पाया ना ईरान को पाया, इतना खूब और एहसास करने वाले बंदे वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो नौजवानों के लिए मेरा ये मैसेज है कि खुदारा ये जो बातें आपसे करते हैं ये बिल्कुल झूठ है। और जो बंदे वहाँ पे चले गए हैं वो ये देखें वो कितने परसेंट है। अगर कोई 2, 4, 5%, 10% भी चले गए तो 90% जो नाकाम हुए उनसे सबक सीखें। और वहाँ पे हम इंसानों मतलब जानवरों के साथ वो सलूक नहीं करते जो हमारे साथ वो करते हैं। सही है। तो अपनी जवानियों को बचाएं, पाकिस्तान में कम कमा लें, इसको मतलब तरक्की याफ्ता करने के लिए मेहनत कर लें। लेकिन ये दूसरे ममालिक में जाके मतलब तीसरी मखलूक बनने से बेहतर कि अपने मुल्क में पहली मखलूक बनने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताएं कि वो जो एजेंट हैं जिनसे जो आपको लेकर गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? अब आप वापस आए हैं, उनके खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी मुतलका इदारों को, वो अभी किस तरह आज़ादाना ऑपरेट करते हैं? सर उनकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं। अच्छा। मोस्टली जो उनके व्हाट्सएप नंबर वो तुर्की के नंबर पर बने होते हैं। ठीक है। तो चूँकि ये खुद डेंकी लगा के गए आए होते हैं ना, तो फिर ये एजेंट बन जाते हैं। जैसे अब हम बन जाए एजेंट तो फिर ये मतलब ना पैसे लेने का तरीका भी इनका ये ऑनलाइन, ये बंदे से कम मिलते हैं। और जो मिलते हैं अगर आप FIA को एप्लीकेशन दे भी दें, FIA को कौन सा नहीं पता, हज़ारों जो पाकिस्तानी डिपोर्ट होके वापस आ रहे हैं ऐसे ही है। तो FIA वहाँ पे क्या करते हैं, उनसे 6,000 7,000 रुपये फाइन करते हैं और उन्हें उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं जो कोयटा की गाड़ी में। ठीक है। तो अब उनसे सारी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, आपको किस एजेंट के जरिए आप जा रहे हो, क्यों नहीं पकड़ते? मतलब ये हमारे इदारों का फेलियर है ना। बिल्कुल सही है। तो बस ये सब मिले हुए हैं और कोई मसला नहीं है। अगर अदारे अपना प्रॉपर वर्क करें तो एक नौजवान भी हमारा ज़ाया ना हो। मतलब आप तो ये जो जाके देखें कि वो जो वहाँ पे उनकी पहाड़ियाँ हैं, जो ईरान तुर्की का बॉर्डर है, ठीक है, माको की पहाड़ियाँ, वो कितने वहाँ पे आपको नौजवानों की लाशें और उनके जो मतलब वो पिंजर वगैरह ये सर के मिलेंगे वहाँ पे। वो पता नहीं किस किस माँ का मतलब लाल होगा जो वहाँ बेगोरो कफन पड़ा है। और दुख की बात यह है, मर तो हर बंदे ने जाना, हमने भी मर जाना, लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त की मौत अता फरमाए। कम से कम इधर मरेंगे तो कफन दफन का तो इंतज़ाम होगा ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और बंदा बड़ा बेबस होता है वहाँ पे, ना कुछ खाने को, और जुल्म की मतलब इधर ईरानी मारते हैं, उधर मतलब तुर्की वाले मारते हैं। इस तरह की सूरत हाल है सारी। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने स्टोरी सारी सुनी, इंतहाई अफसोसनाक, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
हम अपने घरों में रहते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने बच्चों के सामने रहते हैं, लेकिन हम चंद हज़ार रुपये कमाने के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क को छोड़कर ऐसी ज़िंदगी चुनते हैं कि जिसमें कोई कामयाबी है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और अगर आप ख़ुद इस तरह जाना चाह रहे हैं या आपके अजीज़ व अकारिब में कोई गुरबत जवार में कोई इस तरह डंकी लगा के जाना चाह रहा है तो आप उसको ज़रूर समझाएं। और मैं अपने इदारों से कहूँगा कि वो मेहरबानी करें। और ये जो सारा मकरूह धंधा हो रहा है, देखिए क्वेटा की इन्होंने बात की कि क्वेटा से आगे भी आपकी वापसी नहीं होती, तो क्वेटा तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान में ही इतना कुछ हो रहा है ना, तो हमारे जो मुतलका इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपना 100% दें और ये जो इंसानी जानों का जो खेल है इसको बंद करवाया जाए। तो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।